Good afternoon, students. Again, you are most welcome on the platform of online classes of Chemistry Part 1 under the course BSc B.Ed Integrated Course for the college Shahid Pramod B.Ed College, and myself is Krishna Kumar. And today, under this subject, we are going to discuss isoelectronic species, and we will discuss the brief of ionization enthalpy if time permits. So, first topic we will discuss isoelectronic species. So, to understand isoelectronic species, yesterday already I have discussed about the ionic radius, and we have discussed in case of the elements of a same group or the same period having equal charge or equal ion, you can say, then the trend of ionic radius is same as that of the regular trend. यानी कि अगर एक ही ग्रुप का कोई एलिमेंट अगर लिया जाए, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो इसका जो ट्रेंड होता है एज फार आई कंसर्न द एटॉमिक रेडियस, तो उसका एटॉमिक रेडियस वह इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, यानी कि फ्रॉम द लिथियम टू रुबिडियम द एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज. लेकिन अगर उस पर अगर सेम चार्ज हो, देन द आयनिक रेडियस will also be same as that of atomic radius trend. यानी कि लिथियम प्लस आयन जो है उसका रेडियस सबसे कम होगा और रूबियम प्लस आयन है उसका रेडियस सबसे ज्यादा होगा. इन द सेम वे, इफ you will discuss about the along the period having same charge, then the trend will be identical as that of atomic radius. लेकिन अगर उस पर सेम चार्ज है, देन यू कैन इजली टेल कि ठीक है इसका ट्रेंड कैसा होगा. लेकिन इन केस ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड हैविंग डिफरेंट चार्ज, यानी कि अगर एलिमेंट भी डिफरेंट है और उस पर चार्जेस भी डिफरेंट है, तो उसको डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होगा. जैसे if you take example of sodium plus charge Mg plus 2 and aluminum plus 3, then you cannot tell, यानी कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि इसका आयनिक रेडियस इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, बिकॉज कि यहाँ पे एलिमेंट भी डिफरेंट है और ये सबका जो ग्रुप है वो अलग है और सब पे आयन भी डिफरेंट है. सो इस केस में उसका अगर ट्रेंड पता करना हो तो कैसा पता करेंगे? तो उस ट्रेंड को पता करने के लिए देयर इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पाइसी हैव बीन फॉर्म, एंड सो कॉल्ड इज टुडेज टॉपिक. तो हम पहले समझेंगे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पाइसी है क्या. आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पाइसी मतलब क्या होता है कि जिसमें कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि देयर इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट चार्जेस, देन इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेम फॉर ऑल द एलिमेंट्स, देन दिस कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड टू डिसाइड whether what is the trend of ionic radius. Let us take example. For example, suppose O minus 2, one element, another is N minus 3, then fluorine minus 1, then Na plus 1 and Mg plus 2.
इफ दिस आर द एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट चार्जेस, अगर आप देखेंगे तो ये एक पीरियड का है और ये दूसरे पीरियड का है, ये सेकेंड पीरियड का है एटम, ये थर्ड पीरियड का है, यानी कि दोनों का पीरियड भी अलग है, दोनों के चार्जेस भी अलग है, और हम ये बोल रहे हैं कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पाइसी के अंदर आता है। तो क्यों आता है? अब इस चीज को समझिए। अब मैं अब इसको समझाता हूं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। नाइट्रोजन का कितना है? 7। फ्लोरीन का कितना है? 9। सोडियम का कितना है? 11। और Mg का कितना है? 12। ये केवल मैं एटॉमिक नंबर की बात कर रहा हूं। नाउ इफ यू कंसीडर द आयन चार्जेस, यहां पे -2 है। -2 मीन्स क्या? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुटेगा, अनायन। यहां पे -3 यानी कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जुटेगा, ऐड होगा। यहां पे -1 है, इसका मतलब यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। यहां पे Na+ है, प्लस मीन्स कटायन हो गया, कटायन मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से कम हो जाएगा, यानी कि -1। और Mg+2 है, इसका मतलब यहां पे -2। नाउ इफ यू फाइनली कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, all atoms having same number of electrons, you can see, इसके लिए 10 भी है, इसके लिए 10 है, इसके लिए 10 है, इसके लिए 10 है और इसके लिए 10 है, यानी कि for each and every atoms as shown on the figure having same number of electrons, that's why these are the elements where you can apply isoelectronic spicy theory. ओके, अभी तो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लिया कि सबका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। नाउ हाउ यू विल डिसाइड वेदर आयनिक रेडियस ऑफ व्हिच एलिमेंट इज मोर एंड आयनिक रेडियस ऑफ व्हिच एलिमेंट इज लेस। उसके लिए जो कॉन्सेप्ट दिया इसने, if the elements having same number of electrons, then the size means ionic radius, size means ionic radius is inversely proportional to 1/z, यानी कि उसका जो साइज होगा, यानी कि जो एटॉमिक रेडियस होगा, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? उसके एटॉमिक नंबर के। यानी कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम हो गया तो इसका जो एटॉमिक रेडियस होगा उसके साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि द एलिमेंट व्हिच इज हैविंग मोस्ट नंबर और हाईएस्ट नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर विल हैव लोएस्ट आयोनिक रेडियस। ओके, तो अगर हम इस यहां पे ये जो एटम्स दिखाई दे रहे हैं तो इसमें सबसे हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस एटॉमिक नंबर किसका है? Mg का। कितना है? 12। उसके बाद किसका है? सोडियम का। उसके बाद किसका है? फ्लोरीन का। उसके बाद किसका है? नाइट्रोजन का। उसके बाद किसका है? ऑक्सीजन का। उसके बाद किसका है? नाइट्रोजन का। यानी कि अभी नंबर ऑफ चार्ज कितना है उससे हमको मतलब नहीं है। जब उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गया तो उसका साइज जो होगा उसके एटॉमिक नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर सबसे अधिक होगा उस पार्टिकुलर एटम का जो आयनिक रेडियस होगा वो सबसे कम होगा। और इसी को तो हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पाइसी। और इस एटम को अगर हमको सजाना है कि आयनिक रेडियस ज्यादा और कम किसका होगा तो आप इसको सजा सकते हैं। सजा के दिखाइए हमको कैसे होगा। यानी कि Mg+2 इसका आयनिक रेडियस सबसे कम, उससे ज्यादा किसका होगा? Na+ का। उससे ज्यादा किसका होगा? फ्लोरीन -1 का। उसके बाद किसका होगा उससे ज्यादा? ऑक्सीजन -2 का। और सबसे अधिक आयनिक रेडियस होगा N-3 का।
So this is called isoelectronic spicy. तो अब मुझे नहीं लगता है कि इसको डिक्टेशन कराने की जरूरत है. यू कैन इजिली अंडरस्टैंड. हर एक चीज में लिखाऊंगा क्यों, आप समझो. केवल आपका इंपोर्टेंट ये है, लिखना क्या है कि द एलिमेंट्स विल हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स with respect to the number of charges, then isoelectronic spicy means number of electrons for the each element is same, as a result of which size is inversely proportional to its atomic number, means atomic ionic radius is inversely proportional to atomic number. The element will have the highest atomic number having lowest ionic radius. इजी है. आप पहले सबका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम कर लो और उसके बाद देखो कि सबका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका है, और जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है उसका आयोनिक रेडियस सबसे कम. लेट अस अनदर एग्जांपल. आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो. That is Na plus Mg plus 2 एंड एल्यूमिनियम प्लस 3. देखिए यहां पे ये डिफरेंट एलिमेंट है और डिफरेंट चार्जेज है. तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11, इसका कितना है 12, इसका कितना है 13. यहां पे प्लस चार्ज है, इसका मतलब ये कटायन हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस होगा. यहाँ पे प्लस 2 चार्ज है यानी कि 2 कटायन है तो यहाँ पे -2 होगा. यहाँ पे Al प्लस 3 है यानी कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन माइनस होगा. तो ये कितना हो जाएगा 10 10 10. यानी कि ये तीनों जो एलिमेंट्स है दैट इज Na प्लस Mg प्लस 2 एंड Al प्लस 3 विल हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसका मतलब इस पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पाइसी अप्लाई कर सकते हैं. इसका मतलब है जो इसका आयनिक रेडियस होगा उसके एटॉमिक नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. और इस दोनों में सबसे अधिक एटॉमिक नंबर किसका है एल्युमिनियम का. इसका मतलब आयनिक रेडियस ऑफ एल्युमिनियम इज दैट इज एल्युमिनियम प्लस 3 इज लोएस्ट. उसके बाद किसका होगा Mg प्लस 2 और सबसे कम किसका होगा, सबसे अधिक किसका होगा सोडियम प्लस 1. समझ में आया क्या? मुझे लग रहा है अभी समझ में आ गया होगा आपको. नाउ आई विल गिव यू 2 क्वेश्चन एंड आई वांट you should solve this question at your home and share the result. I am very interested to know whether you have understood this isoelectronic spicy or not. So write down the 2 questions and you will have to solve at your home and arrange the ionic radius in the decreasing or increasing order for given question. Question number 1. Arrange the ionic radius in increasing order for following elements. Question is S minus 2, P minus 3 and Cl minus 1. यानी कि ये जो एलिमेंट्स है दैट इज सल्फर -2, phosphorus -3 and chlorine -1. So for these elements you will have to arrange ionic radius in the increasing order. This is question number 1. And question number 2, ionic radius of
ionic radius of K plus means potassium plus is smaller than that of Cl minus 1 एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन में क्या है कि आयनिक रेडियस जो है K प्लस का वह Cl माइनस से कम है, इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है। सो दीज आर द टू क्वेश्चंस यू हैव टू सोल्व एट योर होम एंड शेयर द रिजल्ट्स with your college management with any medium. You can reply on the comment section itself on the YouTube, or you can share the results with the WhatsApp or any other medium. I don't care, you know better about that. Okay, so these are the questions need to be solved at your home. Okay, so that's it from the topic isoelectronic spicy. Now we are moving the another topic that is called ionization enthalpy. Anyone is having idea actually what is ionization enthalpy? कुछ idea है क्या? कभी पढ़ा है क्या? 11th 12th में I think you might have studied. It is not very new topic. If you have studied in the 11th 12th in the chemistry, you must have studied, or at least you have heard about this topic, so called ionization enthalpy. Ionization enthalpy क्या है? And this is also called ionization energy sometimes. Both are same. दोनों सेम है. Ionization energy and enthalpy both are same. तो पहले समझते हैं ionization energy है क्या. जब मैं कटायन और अनायन की बात कर रहा था, यानी कि कटायन में क्या हो रहा था, एक इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल रहे थे, और अनायन में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को अंदर ले रहे थे। तो जब हम बाहर किसी इलेक्ट्रॉन को अगर हमको निकालना है, इसका मतलब आसानी से निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, कुछ करना पड़ेगा। अगर हमको इस क्लास में अगर देयर आर 20 स्टूडेंट्स सिटिंग अराउंड, एंड if I want to take one student out of this class, then we must apply some energy. We will have to apply some energy to take out the student from this room. यानी कि कुछ एनर्जी लगाना पड़ेगा, यानी कि एक स्टूडेंट को बाहर निकालना है तो उसको ऑर्डर देना पड़ेगा। अगर वो अपने आप नहीं निकलेगा तो उसको हम हाथ पकड़ के निकालेंगे, और उसमें कुछ तो एनर्जी लगेगा। और वो जो एनर्जी लगेगा, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन को हमको आयोनाइज करना है। आयोनाइज मीन्स के आइसोलेट करके बाहर निकालना है। उस स्टूडेंट को हमको पकड़ के उसको आइसोलेट करके अकेला करके बाहर निकालना है। तो उसको निकालने में जितना एनर्जी लगेगा, दैट इज नथिंग बट आयोनाइजेशन। यानी कि इन टेक्निकल टर्म, इफ यू वांट टू डिफाइन द आयोनाइजेशन एनर्जी, then you can define amount of energy required to remove the valence shell electrons of an isolated neutral and gaseous atom to infinity is called ionization enthalpy. ये तो डिफिनेशन बहुत बड़ा हो गया, कैसे याद रखेंगे? तो डिफिनेशन याद रखने से पहले चलिए हम समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इज एटम, कोई भी एटम है
जिसका ये न्यूक्लियस है और ये इसका सेल्स है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल। वैलेंस सेल की बात मैं कर रहा हूं इसलिए क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो वैलेंस सेल से ही तो बाहर निकलेगा, यानी कि आउटर मोस्ट सेल। वैलेंस सेल इज नथिंग बट आउटर मोस्ट सेल, यानी कि जो आउटर मोस्ट सेल होगा उसमें से ही तो हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को हमको बाहर निकालना है और बाहर निकाल के उसको छोड़ नहीं देना है, बाहर निकाल के उसको इंफिनिटी तक ले जाना है। कहां तक ले जाना है? इंफिनिटी तक। अब बोलेंगे तो इंफिनिटी तक कैसे ले जाएंगे इलेक्ट्रॉन को? तो एज फार एज कंसर्न इलेक्ट्रॉन वेरी स्मॉल, वेरी टीनी, उसका अगर आप रेडियस देखेंगे तो 10⁻⁻27 बहुत छोटा है। तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस इलेक्ट्रॉन अगर हम 2 सेंटीमीटर भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, इसका मतलब है कि इस इलेक्ट्रॉन के लिए 2 सेंटीमीटर भी इंफिनिटी के बराबर है। 2 सेंटीमीटर भी इंफिनिटी के बराबर है। जैसे ये बहुत बड़ा रूम है, कमरा है, और इसमें एक छोटा सा चीटी है, टीनी, तो उसके लिए ये पूरा रूम इंफिनिटी के बराबर है। बिकॉज की एज फार एज कंसर्न द साइज ऑफ एन एंट इट्स वेरी स्मॉल। तो विथ रिस्पेक्ट टू दैट स्मॉल एंट द होल रूम अराउंड इज लाइक इंफिनिटी, उसके लिए इंफिनिटी है। तो फॉर द इलेक्ट्रॉन उसके 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर भी अगर हम उसको मूव करते हैं तो इसका मतलब उसका इंफिनिटी से घबराना नहीं है। विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन 2 सेंटीमीटर भी अगर हम मूव करते हैं तो उसके लिए वो इंफिनिटी है। अब हम बाहर निकालेंगे, तब ये क्वेश्चन उठता है कि हमको बाहर निकालने के लिए एनर्जी क्यों लगाना पड़ेगा? व्हाट इज द नीड ऑफ दैट? हम उसको बोलेंगे चल बाहर निकल जाना चाहिए उसको, लेकिन नहीं, एनर्जी लगेगा उसको। क्यों लगेगा? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वह न्यूक्लियस के सेंटर पे जो प्लस चार्ज है, जो प्रोटॉन है यहां पे न्यूक्लियस में, और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है, उस दोनों के भीतर कोई तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है क्या? नहीं है। ओके, यानी कि उस अट्रैक्शन फोर्स को नलीफाई करने के लिए या उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। जैसे ये क्लास चालू है, मैं इसका अभी टीचर हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यानी कि आप मेरे कंट्रोल में हो। अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, आपके पास नेगेटिव चार्ज है, तो देयर इज इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मी एंड यू। अगर कोई दूसरा आदमी बाहर से आकर के आपको अगर बाहर ले जाना चाहता है तो उसे मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी कि सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी तो बाहर जाएगा। अगर वह ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो मैं परमिशन दूंगा, उसको लड़ना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा। अगर वह उसके पास अगर उतना एनर्जी नहीं है तो बाहर नहीं ले जा सकता है। वही तो चीज यहां पे है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी तक ले जाना है, बाहर निकालना है, इसका मतलब है कि उसको एनर्जी देना पड़ेगा। कितना एनर्जी देना पड़ेगा? जितना एनर्जी न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में है। यानी कि यहां पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या है? K(Q1 Q2 अपॉन R²। R ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है। Q1 क्या है? चार्ज है। कौन सा चार्ज है? एक चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, दूसरा चार्ज है न्यूक्लियस के ऊपर, और ये कांस्टेंट है K। यानी कि कम से कम इतना एनर्जी तो उसको लगाना पड़ेगा, तभी तो इंफिनिटी तक जाएगा। ओके, अब जो मैंने डिफिनीशन बताया उसको पहले आप लिख लीजिए, देन उसके बारे में बात करेंगे। Amount of energy required to remove
amount of energy required to remove the valence shell electron of an isolated neutral and gaseous atom to infinity is called ionization enthalpy. यानी कि एक आइसोलेटेड न्यूट्रल एंड गैसियस एटम के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को उसके वैलेंस शेल यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इंफिनिटी तक ले जाने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा उसी को तो हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आप क्वेश्चन पूछे कि ये आइसोलेटेड क्यों बोला आपने, न्यूट्रल क्यों बोला, गैसियस क्यों बोला? आइसोलेटेड इसलिए बिकॉज कि मैं ग्रुप में से खींच कर नहीं ले जा सकता हूं, उसको अगर बाहर निकालना है इलेक्ट्रॉन को तो उसको पहले आइसोलेट करना पड़ेगा। और इन अदर वर्ड्स यू हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी, देन आप एक ही इलेक्ट्रॉन का तो आप एनर्जी लोगे, सबका लोगे तो आप एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं ले सकते हो। दैट्स वाई आइसोलेटेड। न्यूट्रल मीन्स क्या, उस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, अगर चार्ज होगा तो एनर्जी का बैलेंस गड़बड़ होगा। और तीसरा गैसियस में क्यों बोला, मैं सॉलिड क्यों नहीं बोला, मैं लिक्विड क्यों नहीं बोला, मैं गैसियस इसलिए बोला क्योंकि इन द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर द डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स इज वेरी लार्ज, यानी कि उसको आप आसानी से आइसोलेट कर सकते हो, अलग कर सकते हो, उसमें एफर्ट आपको ज्यादा नहीं लगेगा। That's why these three words have been used to define the ionization enthalpy perfect. To note down this, ionization enthalpy is defined as amount of energy required to remove the valence shell electron of an isolated neutral and gaseous atom to infinity, and that is known as ionization enthalpy. Okay. अगर हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में अगर डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे? कंसीडर देयर इज एटम M और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हो, इसका मतलब क्या होगा, इस पर प्लस चार्ज हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हो, यहां पे प्लस चार्ज हो जाएगा। और जब आप बाहर निकालोगे तो देयर इज सम हीट, देयर इज सम एनर्जी दैट इज कॉल्ड डेल्टा एच, यानी कि यही डेल्टा एच जो है उसी को तो हम एंथैल्पी बोलते हैं, उसी को तो हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। यानी कि अगर ये डेल्टा एच को अगर हम बोले तो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी to remove an electron from the outermost shell of an atom. लेकिन ये जो एनर्जी होता है ये दो टाइप का हो सकता है, दिस मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव मीन्स क्या? पॉजिटिव मीन्स कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी कि दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंडोथर्मिक प्रोसेस। और पॉजिटिव मीन्स क्या, कि एनर्जी रिलीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। और जब एनर्जी रिलीज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मीन्स
In the case of ionization enthalpy, the amount of energy will be endothermic और एक्सोथर्मिक. क्या होगा इसमें? क्या हो रहा है? एनर्जी ऑब्जर्व हो रहा है, एनर्जी गेन करना पड़ रहा है कि एनर्जी उसमें से बाहर निकल रहा है? क्या हो रहा है? अरे एनर्जी लगाना पड़ रहा है, एनर्जी गेन करना पड़ रहा है. इसका मतलब यह है कि इन केस ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी the delta is always negative, means this is a endothermic process because की energy is gained. एनर्जी क्या हो रहा है? वहां पे एब्जॉर्ब हो रहा है. एनर्जी आपको लेना पड़ेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा. So you should remember always the ionization enthalpy is under the endothermic process where energy is absorbed to remove an electron from the valence shell of an atom. यानी कि ये इंडोथर्मिक प्रोसेस है. ओके, नाउ इफ यू वांट टू डिस्कस अबाउट द यूनिट ऑफ दिस, व्हाट इज द यूनिट ऑफ दैट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो क्या होगा? क्या होना चाहिए यूनिट इसका? टेल मी. यूनिट ऑफ delta H, that is ionization enthalpy. This is इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जो एनर्जी का जो यूनिट होता है that is called इलेक्ट्रॉन वोल्ट in case of इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री. और कितने एटम को लगेगा वो? एक एटम को, यानी कि पर एटम. इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज द यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी. अगर इसको आप दूसरे यूनिट में भी कर सकते हो, किलो जूल पर मोल. यानी कि फॉर रिमूविंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन द रिक्वायर्ड एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि किलो जूल पर मोल. यानी कि अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल. और अगर आप ऐसा कन्वर्ट करना चाह रहे हो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू 96 किलो जूल पर मोल, ये आपको याद रखना पड़ेगा. ये कन्वर्जन है इसका कि if you want to convert 1 electron volt per atom into kilojoule per mole, then you will have to simply multiply by 96. So this is the unit of that is ionization enthalpy. So we have discussed about the definition of ionization enthalpy. ये कैसे काम करता है इसका मैंने एग्जांपल बताया. उसके बाद हमने बताया ये इंडोथर्मिक प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और इसका यूनिट क्या है. नाउ इन द नेक्स्ट टॉपिक बाय टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी. क्या है? क्या सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे. और उसके बारे में और भी बात करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर है जिसका इंपैक्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे आता है. सो दीज आर द टॉपिक व्हिच विल बी डिस्कस्ड बाय टुमारो. एंड फॉर टुडेज क्लास दैट्स इट. एंड वी हैव गिवन 2 क्वेश्चंस. आई वांट टू नो द आंसर्स फॉर द 2 क्वेश्चंस that is related with isoelectronic spicy. You can share by different media what you have. And for today's class, in case of any queries, you can ask me in the comment section. You will be given appropriate answer.